रामसर सम्मेलन। जैव विविधता पृथ्वी पर जल व थल दोनों जगह पर पाई जाती है। आर्द्र भूमियाँ भी जैव विविधता का बड़ा संग्रहागार है। आर्द्र भू क्षेत्र जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र हैं। आर्द्र भू क्षेत्र प्रकृति में पानी को सोखने और छानने के विशाल स्पंज हैं। ये पोषक पदार्थों की मात्रा को कम करके तल छटों को हटाकर जल को शुद्ध करते हैं। बाढ़ के दौरान नम भूमियाँ पानी में मौजूद तलछट और पोषक तत्वों को अपने में समा लेती हैं और सीधे नदी में जाने से रोकती हैं। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान में अवस्थित नगर है तथा 2 फरवरी 1971 में यहीं हुई बैठक के बाद इस कन्वेंशन की नींव पड़ी तथा 1975 में यह पूर्णतः क्रियान्वित हुआ। रामसर में हुई बैठक के कारण ही इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। भारत में इस कन्वेंशन को 1 फरवरी 1982 से लागू किया गया। वर्तमान में फरवरी 2022 तक विश्व भर में स्थित रामसर स्थलों की कुल संख्या 2439 है। आप वर्तमान में कितनी रामसर स्थलों की संख्या है उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इन रामसर स्थलों के अंतर्गत कुल इतना हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित है 254691,993। उल्लेखनीय है कि यूनाइटेड किंगडम के सर्वाधिक 175 स्थल रामसर सूची में शामिल हैं। इसके बाद मैक्सिको 142 का स्थान है। रामसर सचिवालय का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी, याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में हस्ताक्षरित आर्द्र भूमियों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 2 फरवरी को। ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम थी धारणीय शहरी भविष्य हेतु आर्द्र भूमियाँ, वेटलैंड्स फॉर अ सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर, जबकि वर्ष 2020 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम आर्द्र भूमि और जैव विविधता थी, जबकि वर्ष 2021 में इसकी थीम आर्द्र भूमि और जल, वेटलैंड्स एंड वाटर है, और 2022 में इसकी थीम लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही है, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। और 2023 में इसकी थीम क्या थी, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य गुजरात है, जबकि आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है। इस सूची में वर्तमान में भारत के 49 स्थल शामिल हैं। तो यहाँ पे ये 49 स्थलों के नाम दिए गए हैं, एक बार इन्हें देख लेते हैं। पहला है स्थल और सूची में शामिल होने की तिथि और राज्य। तो स्थल और राज्य ज़्यादा जरूरी है। सूची में शामिल होने की तिथि शायद करंट के अकॉर्डिंग ही पूछी जा सकती है, और क्षेत्रफल तो बहुत ही कम पूछने के चांसेस हैं। तो आइए एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं। अष्टमुडी आर्द्र भूमि जो है यह केरल में है और ये 19 अगस्त 2002 को शामिल हुई थी। भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में है। भोज आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश में है। चंद्रताल आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। दीपोर बिल असम में है। आगे देखते हैं। पूर्वी कलकत्ता आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल में है। हरिके झील पंजाब में है। होकेरा आर्द्र भूमि जम्मू एंड कश्मीर में है। कांजली पंजाब में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है और लोकटक झील मणिपुर में है। नल सरोवर पॉइंट कैलिमिया गुजरात में है। और उसके बाद फिर वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है। नल सरोवर गुजरात में है। वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। पौंग बांध झील हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में है। रोपड़ पंजाब में है। कुछ नाम तो हमें वैसे भी याद रहेंगे, लेकिन कुछ को याद करने की जरूरत पड़ेगी। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है। सांभर झील राजस्थान में है। शास्तामकोट्टा झील केरल में है। सुंदरवन आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल में है। सुरिनसर मानसर झील जम्मू और कश्मीर में है। मोरिरी झील जम्मू एवं कश्मीर में है। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट बेम्बाद कोल आर्द्र भूमि केरल में है। वुलर झील जम्मू एवं कश्मीर में है। कैशोपुर मियानी पंजाब में। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब में। नागल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में। नंदूर मधमेश्वर महाराष्ट्र में। नवाबगंज पक्षी विहार जो है यह उत्तर प्रदेश में है अभ्यारण्य, और पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। ये भी समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश में। सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। समान पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। आसन
कंजर्वेशन उत्तराखंड में है और काबरताल आर्द्र भूमि जो है वो बिहार में है। आइए इसमें और आगे देखते हैं। लोनार झील महाराष्ट्र में है, सुर सरोवर झील उत्तर प्रदेश में है और सोकार आर्द्र भूमि लद्दाख में है। वधवाना आर्द्र भूमि गुजरात में है। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है। भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में है और उसके बाद सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा में है। हैदरपुर आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश में। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, जो कि ये सब 2021 में ऐड हुए हैं। खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में है। आगे देखते हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड उन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड उन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में उन आर्द्र भूमियों का रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि की पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन या तो हो गया है या हो रहा है या होना संभावित है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2012 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में आर्द्र भूमियों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का आंतरिक आर्द्र भूमि के अंतर्गत 69.22% क्षेत्र तथा तटीय आर्द्र भूमि के अंतर्गत 27.13% क्षेत्र था, जबकि शेष 3.64% क्षेत्र सूक्ष्म आर्द्र भूमियों के अंतर्गत आते थे। प्रश्न को तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है नम भूमि के। ऑप्शन सी, रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान में अवस्थित नगर है। 2 फरवरी 1971 में यही हुई बैठक के बाद इस कन्वेंशन की नींव पड़ी। वर्ष 1975 में पूर्णतः क्रियान्वित हुआ और रामसर में हुई बैठक के कारण ही इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, रामसर सम्मेलन संबंधित है आर्द्र भूमि संरक्षण से। ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन ऊपर पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय में। ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, बिहार का प्रथम रामसर स्थल काबरताल आर्द्र भूमि राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है। 26.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत यह क्षेत्र 21 जुलाई 2020 को रामसर स्थल के रूप में घोषित हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, तो ये है 2 फरवरी को। ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में हस्ताक्षरित आर्द्र भूमियों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के उपलक्ष्य को मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2022 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम थी लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो यह गुजरात में है। भारत में लवणीय आर्द्र भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य गुजरात है, जबकि आंध्र प्रदेश यहाँ पे दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो चिल्का झील, लोकटक झील और केवलादेव और वुलर झील, चारों के चारों ही यहाँ पे रामसर के अंतर्गत आते हैं। एक्सप्लेनेशन, रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है। इस सूची में वर्तमान में 49 स्थल शामिल हैं भारत के। प्रश्नगत, चिल्का झील उड़ीसा में, वुलर झील जम्मू कश्मीर में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक झील मणिपुर में को रामसर का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है? तो यहाँ पे कृष्णा डेल्टा नहीं है और गोदावरी डेल्टा भी नहीं है। सुंदरवन और भोज आर्द्र स्थल, ये सी और डी दोनों ही ऑप्शन सही हैं। 30 जनवरी 2019 को सुंदरवन आर्द्र भूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया था, अतः सुंदरवन और भोज दोनों ही आर्द्र स्थल रामसर स्थल हैं। आर्द्र स्थल दोनों ही रामसर स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अधीन लाया जाता है तो इससे क्या अभिप्राय है? पहला, मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमियों में पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। मॉन्ट्रियल या मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड उन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में उन आर्द्र भूमियों का रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि के पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन या तो हो गया है या हो रहा है या होना संभावित है। क्वेश्चन नंबर 9, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? पोषण, पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु उपयोगी है। पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। तीनों के तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। एक्सप्लेनेशन, आर्द्र भू क्षेत्र
जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र हैं। आर्द्र भू क्षेत्र प्रकृति में पानी को सोखने और छानने की विशाल स्पंज हैं। ये पोषक पदार्थों की मात्रा को कम करके तलछटों को हटाकर जल को शुद्ध करते हैं। बाढ़ के दौरान नम भूमियां पानी में मौजूद तलछट और पोषक तत्वों को अपने में समा लेती हैं और सीधे नदी में जाने से रोकती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। यह कथन सही है। दूसरा कथन, भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। यह दूसरा कथन गलत है। तो पहला कथन अगर सही है तो उसके लिए केवल एक ऑप्शन ए आपका सही होगा। आइए ऑप्शन को देखते हैं। ए, वर्ष 2012 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में आर्द्र भूमियों की कुल भौगोलिक क्षेत्र का आंतरिक आर्द्र भूमि के अंतर्गत 69.22% क्षेत्र तथा तटीय आर्द्र भूमियों के अंतर्गत 27.13% क्षेत्र था, जबकि शेष 3.64% क्षेत्र सूक्ष्म आर्द्र भूमियों के अंतर्गत आते थे। आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र 3474950 हेक्टेयर वाला राज्य गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित करना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। दूसरा, आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। तीसरा, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंध नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, केवल तीसरा ही कथन सही है, बाकी पहला और दूसरा कथन सही नहीं है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु रामसर अभिसमय कन्वेंशन फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में हस्ताक्षरित हुआ था। यह अभिसमय दिसंबर 1975 से प्रभावी हुआ। इस अभिसमय के अनुसार सदस्य देशों में नामित आर्द्र भूमि स्थल रामसर साइट को संरक्षित रखना सदस्य देशों का उत्तरदायित्व है। तथापि सदस्य देश की सभी आर्द्र भूमियों के संदर्भ में यह अधिदेशात्मक नहीं है। इसमें किसी पक्षकार देश से उसके क्षेत्र की आर्द्र भूमियों के संवर्धन और जहां तक संभव हो उसके विवेकपूर्ण उपयोग की बात की गई है। अतः कथन एक असत्य है। भारत में आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु विधिक रूप से बाध्यकारी विनियामक प्रणाली की स्थापना हेतु सर्वप्रथम कदम राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के तहत उठाया गया। इसमें विनियामक प्रणाली के माध्यम से देश की चिन्हित महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों के अपकर्षण की रोकथाम एवं उनके संरक्षण को संवर्धित करने के साथ ऐसी आर्द्र भूमियों की एक राष्ट्रीय सूची तैयार करने की बात कही गई। इसी नीति प्रस्ताव के अनुसरण में एक बहुविषयक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया, जिसने आर्द्र भूमियों के लिए एक विनियामक रूपरेखा तैयार की। इसी विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार द्वारा आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंध नियम 2010 जारी किए गए। इस प्रकार कथन 2 भी गलत है। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंध नियम 2010 के तहत आर्द्र भूमि की परिभाषा के दायरे में आर्द्र भूमियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले क्षेत्रों यथा अपवाह क्षेत्र, ड्रेनेज एरिया या जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट रीजन, जैसा कि प्राधिकार अथॉरिटी द्वारा निर्धारित किया जाए, को भी शामिल किया गया है। अतः कथन 3 सही है। विभिन्न अधिनियम एवं करार। जैव विविधता के संरक्षण हेतु समय समय पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अधिनियम एवं करार किए जाते रहे हैं। उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर जैव विविधता पर अभिसमय के साथ समन्वय में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण, विनिमय तथा सतत प्रयोग द्वारा खाद्य सुरक्षा की गारंटी प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। विश्व विरासत अभिसमय तथा मरुस्थलीकरण का सामना करने हेतु राष्ट्र अभिसमय भी जैव विविधता से संबंध रखता है। भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है, ताकि इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए।
बर्ड लाइफ इंटरनेशनल संरक्षण संगठनों की एक वैश्विक भागीदारी है जो पक्षियों, उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता को संरक्षित करने हेतु कार्यरत है। यह प्रकृति के संरक्षण हेतु विश्व की सबसे बड़ी भागीदारी है, जिसके विश्व भर में 121 भागीदार हैं। यह संस्था महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में स्थलों की पहचान करती है और अब तक ऐसे 12,000 से अधिक क्षेत्रों की पहचान की जा चुकी है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना, याद रखिएगा, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स द्वारा दी गई थी, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक MOP मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 23 से 27 फरवरी 2004 के मध्य संपन्न हुई थी। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर 23 जनवरी 2001 को किया था। जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबंध है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है। बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु भारत में अथवा भारत से बाहर किसी अनुसंधान पर आधारित किसी आविष्कार के लिए या भारत से अभी प्राप्त जैव संसाधन पर आधारित जानकारी के लिए ऐसा आवेदन करने से पूर्व राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA का पूर्व अनुमोदन अभी प्राप्त करना आवश्यक है। NBA जैव चोरी को रोकने तथा देसी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करने का कार्य करता है। वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, जिसे कहते हैं ट्रैफिक, एक गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यह सतत विकास एवं जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में वन्य पादपों एवं जंतुओं के व्यापार पर निगरानी रखने का कार्य करता है। ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा नहीं हो। ट्रैफिक की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। यह WWF एवं IUCN का रणनीतिक गठबंधन है। यह UNEP के अंतर्गत एक ब्यौरा नहीं है। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ CEBPOL की स्थापना चेन्नई, तमिलनाडु में की है, जिसका उद्देश्य जैव विविधता नीतियों में व्यावसायिक दक्षता, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज तथा क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग का विकास करना है। प्रश्न कोश पहला, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, तो ये दिसंबर 2002 में पारित किया गया था, ऑप्शन बी। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये 2002 है, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था, 2002 में पारित किया गया था और 2003 में इसे चेन्नई में स्थापित किया गया था। एक्सप्लेनेशन, जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों का क्रियान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में की गई। इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? पहला, NBA जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। दूसरा, NBA कृषि पादपों के आनुवांशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षतः मॉनिटर करता है तथा इसका निरीक्षण करता है। थर्ड पॉइंट, NBA की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। तो पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु भारत में अथवा भारत से बाहर किसी अनुसंधान पर आधारित किसी आविष्कार के लिए भारत से अभी प्राप्त जैव संसाधन पर आधारित जानकारी के लिए ऐसा आवेदन करने से पूर्व राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA का पूर्व अनुमोदन अभी प्राप्त करना आवश्यक है। NBA जैव चोरी को रोकने तथा देशी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करने का कार्य करता है। कथन 2 NBA से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे यह संगठन की विश्वव्यापी भागीदारी है, हाँ। दूसरा है
जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई है? नहीं, ये कथन सही नहीं है। यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल संरक्षण संगठन एक वैश्विक भागीदारी है जो पक्षियों और उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता को संरक्षित करने हेतु कार्यरत है। यह संस्था महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में स्थलों की पहचान करती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक MOP1 वर्ष 2004 में फिलीपींस में आयोजित हुई थी? नहीं। भारत में जैव सुरक्षा संबंधी उपसंधि प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते में हस्ताक्षर करता नहीं है, तो ये भी नहीं है। जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबंध है, यह ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे उत्तर हो गया सी। जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 23 से 27 फरवरी 2004 के मध्य संपन्न हुई थी, अतः कथन ए गलत है। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंबंधी प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर 23 जनवरी 2001 को किया था, अतः बी भी गलत है। जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबंध है, इसलिए कथन सी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है, इसलिए कथन डी भी गलत। क्वेश्चन नंबर 7, वाणिज्य में प्राणी जात वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स ट्रैफिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP के अंतर्गत एक ब्यूरो है? नहीं। ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है, तो केवल बी। एक्सप्लेनेशन, वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फोना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स ट्रैफिक एक गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यह सतत विकास एवं जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में वन्य पादपों एवं जंतुओं के व्यापार पर निगरानी रखने का कार्य करता है। ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा नहीं हो। ट्रैफिक की स्थापना 1976 में की गई थी। यह WWF एवं IUCN की रणनीतिक गठबंधन है। यह UNEP के अंतर्गत एक ब्यूरो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है, इन सभी स्थलों को मनुष्यों के लिए पूर्णतः अगम्य बना दिया जाए ताकि उनका शोषण न किया जा सके। नहीं। इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और इनमें केवल पर्यटन और मनोरंजन की अनुमति दी जाए, तो यह भी कथन सही नहीं है। तीसरा, प्रत्येक स्थल के लिए विशेष मानदंड और विशेष अवधि सुनिश्चित करते हुए उन विशेष अवधियों तक बगैर किसी शोषण के उन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए तथा इसके बाद भावी पीढ़ियों द्वारा उनके धारणीय उपयोग के लिए अनुमति दी जाए, तो ये कथन भी सही नहीं है। इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए, साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए, ऑप्शन डी। भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है ताकि इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि इनमें से कौन सा जैव विविधता से संबंध रखता है? तो ये रखता है मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, ये भी रखता है विश्व विरासत अभिसमय, ये भी रखता है। 1, 2, 3 तीनों ही रखते हैं, तो ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर जैव विविधता पर अभिसमय, विश्व विरासत अभिसमय तथा मरुस्थलीकरण का सामना करने हेतु राष्ट्र अभिसमय, ये सभी जैव विविधता से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है, तो ये स्थापना हुई है चेन्नई में, ऑप्शन बी। और एक्सप्लेनेशन, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीति एवं कानून
के केंद्र सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ CEBPOL की स्थापना चेन्नई तमिलनाडु में की है, जिसका उद्देश्य जैव विविधता नीतियों में व्यावसायिक दक्षता, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज तथा क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग का विकास करना है। जैव विविधता तथा संयुक्त राष्ट्र व विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। जैव विविधता के संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ समय समय पर विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन करता रहता है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन नागोया, जापान में वर्ष 2010 में आयोजित किया गया। इसमें जैव विविधता के संरक्षण संबंधी उपायों पर चर्चा की गई एवं इसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कदम उठाए गए। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 11वां सम्मेलन COP11 8 से 19 अक्टूबर 2022 के मध्य हैदराबाद, भारत में आयोजित किया गया। COP12 का आयोजन प्योंगचांग, दक्षिण कोरिया में 6 से 17 अक्टूबर 2014 के मध्य संपन्न हुआ। COP13 का आयोजन 4 से 17 दिसंबर 2016 में कानकुन, मैक्सिको में आयोजित हुआ। आगे देखते हैं में संपन्न हुआ। COP14 का आयोजन 17 से 29 नवंबर 2018 में शर्म अल शेख, मिस्र में संपन्न हुआ। COP15 का आयोजन 2021 में कुनमिंग, चीन में किया गया। नेक्स्ट, UNREDD रेड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एक अंतर संस्थागत कार्यक्रम है जो UNFCCC के सदस्य देशों के तत्वाधान में चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम को सितंबर 2008 में आरंभ किया गया था। UNDP, FAO, UNEP जैसी संस्थाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वनों में संचित कार्बन की मात्रा का आर्थिक मूल्य आंका जाता है तथा विकासशील देशों को वनीकृत भूमि से कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने हेतु प्रोत्साहन दिए जाते हैं। UNREDD+ कार्यक्रम निर्वनीकरण व वन उन्मूलन से आगे बढ़कर वनों के संरक्षण व टिकाऊ प्रबंधन पर भी केंद्रित होता है। यह जलवायु परिवर्तन संबंधी दुष्प्रभावों के उपशमन में भी अपनी भूमिका निभाता है। UNREDD+ प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी क्रियान्वयन जैव विविधता का संरक्षण करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। साथ ही साथ वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में तथा विकासशील देशों को आर्थिक प्रोत्साहन द्वारा गरीबी कम करने में भी भूमिका निभा सकती है। ध्यातव्य है कि REDD कार्यक्रम से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने हेतु वित्त प्रवाह संभव है, जो गरीब देशों के विकास व जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। परितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी एक विश्वव्यापी पहल है। यह जैव विविधता तथा परितंत्र के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह निर्णय प्रक्रिया में निर्णय लेते समय परितंत्र व जैव विविधता द्वारा प्राप्त लाभों को ध्यान में रखने में सहायता करती है। यह पहल परितंत्र एवं जैव विविधता के आर्थिक लाभों को प्रस्तुत कर निर्णयकर्ताओं के लिए सभी स्तरों पर दिग्दर्शक की भूमिका निभाती है। TEEB संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। इसका कार्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी पर भारत ने 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किए थे। भारत में इसको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्रियान्वित करता है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स में स्थित है। वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं पुनः स्थापन के प्रयास इस संगठन को सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली विकसित करने में सहायता करते हैं। यह संगठन विभिन्न अनुसंधानों से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अन्य आर्द्र भूमियों के संरक्षण में करता है। साथ ही यह संगठन को अतिरिक्त संसाधनों को विकसित करने तथा और अधिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। प्रश्न कोश। पहला प्रश्न, जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टाजोना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से। ऑप्शन सी, जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी पर भारत ने 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किए।
थे और भारत में इसको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्रियान्वित करता है। क्वेश्चन नंबर 2, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये उस हिसाब से करंट का क्वेश्चन है। तो सी, नागोया में, 10वां नागोया में। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन जापान, नागोया में वर्ष 2010 में आयोजित किया गया था। इसमें जैव विविधता के संरक्षण संबंधी उपायों पर चर्चा की गई एवं इसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कदम उठाए गए। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? UNREDD+ प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी क्रियान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। जैव विविधता का संरक्षण करने में सही है। वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में ये भी सही है। गरीबी कम करने में तीनों सही हैं। तो तीनों यहाँ पे हैं 1, 2, 3, ऑप्शन डी सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। UNREDD रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एक अंतर संस्थागत कार्यक्रम है जो UNFCCC के सदस्य देशों के तत्वाधान में चलाया जा रहा है। UNREDD+ प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी क्रियान्वयन जैव विविधता का संरक्षण करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। साथ ही साथ वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में तथा विकासशील देशों को आर्थिक प्रोत्साहन द्वारा गरीबी कम करने में भी भूमिका निभा सकती है। ध्यातव्य है कि REDD कार्यक्रम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने हेतु वित्त प्रवाह संभव है जो गरीब देशों के विकास व जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, परितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी TEEB नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक पहल है जिसकी मेजबानी UNEP, IMF एवं विश्व आर्थिक मंच करते हैं। गलत है ये। यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह सही है। 3, यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो परितंत्रों एवं जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। तो यह भी सही है। दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, परितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थ द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी एक विश्वव्यापी पहल है। यह जैव विविधता तथा परितंत्र के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह निर्णयन प्रक्रिया में निर्णय लेते समय परितंत्र व जैव विविधता द्वारा प्राप्त लाभों को ध्यान में रखने में सहायता करती है। यह पहल परितंत्र एवं जैव विविधता के आर्थिक लाभों को प्रस्तुत कर निर्णयकर्ताओं के लिए सभी स्तरों पर दिग्दर्शक की भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 5, वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। गलत है। यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यावहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। तो यह कथन सही है। आइए उसके हिसाब से देखते हैं। केवल 2 सही होगा और इसका एक्सप्लेनेशन है, वेटलैंड्स इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। यह संगठन विभिन्न अनुसंधानों से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अन्य भूमियों के संरक्षण में करता है। साथ ही यह संगठन को अतिरिक्त संसाधनों को विकसित करने और अधिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। जैव विविधता और उससे संबंधित विविध तथ्य क्या हैं, इनको देखते हैं। जैव विविधता विविध सीबक थॉर्न लद्दाख की पहाड़ी पर पाया जाने वाला पेड़ है। इस पेड़ की बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जा स्विता को उन्नत करने के लिए किया था ताकि उन्हें ऊर्जा मिलती रहे। रूसी कास्मोनाट ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए प्रयोग किया था। सीबक थॉर्न भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी है। भारत के लद्दाख क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर, कुकुमसारी, लाहौल, काजा ताबो जो हिमाचल प्रदेश में हैं, ये सब नाथुला सिक्किम में हैं तथा उत्तराखंड एवं अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में यह पाया जाता है। इस पौधे की पत्ती, फल, जड़ और कांटे सभी उपयोगी हैं जिनका परंपरागत रूप से औषधि निर्माण, पोषण पूरकता, ईंधन, पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ इत्यादि हेतु इस्तेमाल किया जाता रहा है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यह सहायक होता है। शीत मरुस्थल नियंत्रण हेतु यह एक आदर्श पौधा है। अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में उगने की क्षमता रखता है।
समशीतोष्ण टेम्परेट तथा शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय तथा अवसन्न अवस्था को शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन कहते हैं, जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी जाड़े की ऋतु बिताते हैं। यह अवस्था नियत तापी वार्म ब्लडेड तथा अनियत तापी कोल्ड ब्लडेड दोनों प्रकार के प्राणियों में पाई जाती है। गिलहरी, भालू और कुछ कीटभक्षी चमगादड़ों को जब गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते हैं तब वे शीत निष्क्रियता का सहारा लेते हैं। शीत निष्क्रियता की स्थिति में इन प्राणियों का ताप गिरकर आश्रय स्थल के ताप के बराबर हो जाता है, श्वसन मंद हो जाता है, उपापचय घटता है और ये उसी वसा के सहारे जीवित रहते हैं जो शीत निष्क्रियता के पूर्व उनके शरीर में संचित हो जाती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि कृंतक रोडेंट्स गण में गिलहरियाँ, स्क्वेरल, छछूंदर, मस्ट रैट्स एवं चूहे, रैट्स, मूषक, माइस आदि स्तनधारी प्राणी आते हैं। व्यापक नीच किसी प्राणी के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया का होता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसकी लंबाई 395 फीट 115.5 मीटर तक होती है। ब्रह्माणी नदी और वैतरणी नदी समुद्र में प्रवाहित होने से पूर्व भीतरकनिका नामक स्थान पर मिलती हैं। ब्रह्माणी और वैतरणी नदी समुद्र में प्रवाहित होने से पूर्व भीतरकनिका नामक स्थान पर मिलती हैं। भीतरकनिका वन्यजीव तथा जैव विविधता से संबंधित सुरक्षित क्षेत्र है। ब्रह्माणी नदी को झारखंड में दक्षिणी कोयल के नाम से जाना जाता है। शंख नदी उद्गम क्षेत्र छत्तीसगढ़ और झारखंड सीमा के पास है इसका, कि राउरकेला के पास दक्षिणी कोयल में मिल जाने के कारण इसका नाम ब्रह्माणी हो जाता है। वैतरणी नदी का उद्गम गुप्त गंगा पहाड़ी से होता है जो उड़ीसा राज्य के क्योंझार जिले में अवस्थित है। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रथम स्थान पर आते हैं। इनमें जैव द्रव्यमान उत्पादन लगभग 2200 ग्राम शुष्क भार वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष होता है। निम्नलिखित बायोम में जैव द्रव्यमान के प्रति वर्ष उत्पादन की मात्रा इस प्रकार है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन 1200 ग्राम शुष्क भार वर्ग मीटर प्रति वर्ष। टैंगा 800 ग्राम शुष्क भार वर्ग मीटर प्रति वर्ष। प्रेरी 600 ग्राम। और जबकि गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर नगण्य जैव द्रव्यमान उत्पन्न होता है। टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक प्रकाशन वर्ष 2000 वंदना शिवा द्वारा लिखित है, जो एक सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्त्री एवं भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस, जबकि विश्व के कई देश 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। उल्लेखनीय है कि 29 दिसंबर 1993 से जैव विविधता अभिसमय प्रभावी हुआ था। प्रश्न कोश सबसे लंबा जीवित वृक्ष है तो ये था सिकोया, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया का है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसकी लंबाई 379 फीट 115.5 मीटर तक होती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ऑप्शन ए व्यापक नीच कर्मता, बड़े आकार वाला शरीर ये उत्तरदायी है। संकुचित नीच ये भी उत्तरदायी है। आनुवांशिक भिन्नता की कमी ये भी उत्तरदायी है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्यापक नीच ब्रॉड नीच किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, सिबकथोर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खां ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जा स्विता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाटो ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। भारत में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो यह लद्दाख में पाया जाता है। एक्सप्लेनेशन, सिबकथोर्न लद्दाख की पहाड़ी पर पाया जाने वाला पेड़ है। इस पेड़ की बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चंगेज खां ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जा स्विता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाट ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार सिबकथोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का क्या महत्व है? यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। सही है।
यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है, ये तो नहीं पढ़ा था। इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुगंता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है, क्योंकि यह लद्दाख में है, तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं ये सही है। इसकी इमारती लकड़ी उच्च वाणिज्यिक मूल्य की है, ये चीज़ वहाँ पे नहीं थी क्योंकि ये एक झाड़ीनुमा पेड़ है, झाड़ीनुमा पौधा है। केवल 1 और 3 ऑप्शन सी जहाँ पे है ये उसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी। और आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सिपकरथोन भारत के लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी है, ये झाड़ी है। भारत के लद्दाख क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में कुकुमसारी, लाहौल, ताजा, ताबो ये हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला सिक्किम तथा उत्तराखंड एवं अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में यह पाया जाता है। इस पौधे की पत्ती, फल, जड़ और कांटे सभी उपयोगी हैं, जिनका परंपरागत रूप से औषधि निर्माण, पोषण पूरकता, ईंधन, पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ इत्यादि हेतु इस्तेमाल किया जाता रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीवन और जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है? तो ये हमने पढ़ा था भीतरकनिका, ऑप्शन ए। ब्रह्मणी नदी और वैतरणी नदी समुद्र में प्रवाहित होने से पूर्व भीतरकनिका नामक स्थान पर मिलती हैं। भीतरकनिका वन्य जीवन तथा जैव विविधता से संबंधित सुरक्षित क्षेत्र है। ब्रह्मणी नदी को झारखंड में दक्षिणी कोयल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना के प्रेक्षण किया जा सकता है, का प्रेक्षण किया जा सकता है? तो इसमें चमगादड़ भी है, भालू भी है और कृतंग रोडेंट्स भी हैं। तो 1, 2, 3 ऑप्शन सी जो होगा वो सही उत्तर होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। सी, गिलहरी, भालू और कुछ कीट भक्षी चमगादड़, गिलहरी, भालू और कुछ कीट भक्षी चमगादड़ों को जब गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते हैं तब वह शीत निष्क्रियता का सहारा लेते हैं। शीत निष्क्रियता की स्थिति में इन प्राणियों का ताप गिरकर आश्रय स्थल के ताप के बराबर हो जाता है, श्वसन मंद हो जाता है, उपापचय घटता है और ये उसी वसा के सहारे जीवित रहते हैं जो शीत निष्क्रियता के पूर्व उनके शरीर में संचित हो जाती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि कृंतक रोडेंट्स गण में गिलहरियाँ, स्क्वेरल, छछूंदर, मस्ट रैट्स, चूहे, रैट्स और मूसक, माइस आदि स्तनधारी प्राणी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? तो यह है गहरे सागर में, ऑप्शन ए। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रथम स्थान पर आते हैं। गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर नगण्य जैव द्रव्यमान उत्पादन होता है। याद रखिएगा, जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रथम स्थान पर आते हैं, लेकिन गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर नगण्य जैव द्रव्यमान उत्पादन होता है। यहाँ पे न्यूनतम पूछा गया है। 8वां प्रश्न, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 22 मई था, 22 मई, और यहाँ पे वो कहीं मेंशन नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व के कई देश 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। उल्लेखनीय है कि 29 दिसंबर 1993 से जैव विविधता अभिसमय प्रभावी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। जैव विविधता संबंधी मुद्दों पर जागरूकता एवं समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 10, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखक या लेखिका हैं? तो हमने इसे पढ़ा था वंदना शिवा, ऑप्शन ए। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक प्रकाशन वर्ष 2000 वंदना शिवा द्वारा लिखित है, जो एक सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्त्री हैं एवं भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका हैं।